नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल दिल्ली एम्स से होंगे डिस्चार्ज। दोपहर बाद 2 बजे पहुंचेंगे शिमला। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी सीएम के स्वास्थ्य की जानकारी। कहा, सीएम पूरी तरह से ठीक, स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानी नहीं। सुरेश भारद्वाज के निशाने पर विपक्ष। कहा, हिमाचल में विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। बजट सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। 4 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। कांग्रेस ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग। बजट में पर्यटन के लिए मांगा अलग से बजट का प्रावधान। कहा, कोरोना के दौर में पर्यटन कारोबारियों का हुआ बड़ा नुकसान, कम हुआ करीब 80% कारोबार। और भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने भी आवाज की बुलंद। सरकार से की मांग, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को किया जाए लागू। प्रभावितों के लिए मांगा 4 गुना मुआवजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एम्स से डिस्चार्ज होकर कल शिमला पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल दोपहर 2 बजे शिमला पहुंचेंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एम्स से डिस्चार्ज हो जाएंगे और आज ही शिमला आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से ठीक हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य में ज्यादा परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपना रूटीन स्वास्थ्य चेकअप के लिए जो है वो गए थे। आईजीएमसी में जिस दिन गए थे तो उन्हें हल्का सा जो है वो दर्द हुआ था, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए। वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आज या कल जो है वो शिमला आ जाएंगे। तो सारा हिमाचल प्रदेश जो है वो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है और ईश्वर की कृपा से जो है वो उनको किसी भी प्रकार की जो है वो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आई है। रूटीन चेकअप में थोड़ी बहुत जो है वो जुकाम बुखार इत्यादि के कारण जो है जो थी समस्या, वो बिल्कुल ठीक होकर के स्वस्थ होकर के शिमला पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे हैं कि क्या अपडेट है स्वास्थ्य को लेकर, कब तक वापस लौटेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हेल्थ अभी कुछ उनको कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन हेल्थ रिव्यू के लिए एम्स गए हैं और बहुत जल्दी वापस आएंगे और पूर्ण रूप से जिस प्रकार से काम कर रहे थे आगे काम करेंगे। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को बजट सदन में पेश करेंगे। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। 23 फरवरी से प्रारंभ होगा और 15 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, जिसमें प्रदेश सरकार की पूरे वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, कार्य हैं, उसका विवेचन होता है, जिसे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो अभिभाषण को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। और उसके बाद इस पर चर्चा होगी और चर्चा में जो है विपक्ष पक्ष सभी विधायक जो है वो अपने विचार रख सकते हैं और उस पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उत्तर देंगे और अभिभाषण जो है वो पारित करके राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बजट होता है। सप्लीमेंट्री बजट भी इसमें जो है वो प्रस्तुत होगा और मुख्य रूप से साल 2022-23 के लिए जो है वो बजट अनुमान 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त विभाग भी देखते हैं वो सदन में जो है वो बजट को प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपने आप में ही स्वयं पार्टी के अंदर ही मुद्दा है। जो सरकार ने काम किए हैं
जो सरकार आगे काम करेगी वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट में जो बहस होती है उसमें जो है वो सभी विषयों पर जो है थ्रेडबेयर जो है वो चर्चा हो जाती है। फिर अगर उनको कुछ मुद्दे अगर उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो नियम 130 के अंतर्गत, नियम 117 के अंतर्गत जो है ला सकते हैं। प्रश्नों के जो है वो जवाब अगर कहीं नहीं मिले हैं तो उसमें जो है वो आप 61, 62, 63 बहुत सारे प्रावधान है, पूरा नियमावली बनी है, उसमें जो है वो आप किसी भी विषय पर चर्चा जो है ला सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता संजीव गांधी का कहना है कि आज प्रदेश में पर्यटन कारोबार खतरे में है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजीव गांधी ने कहा कि वर्ष 2004 में 87 लाख पर्यटक हिमाचल आए थे और 4 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इनमें थे और 2019 में यह संख्या बढ़कर 172 लाख तक पहुंच गई थी, जिनमें से 4 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे। लगातार पिछले 10 सालों में 30% पर्यटन कारोबार में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के चलते करीब 1 वर्ष तक पर्यटन से जुड़ी यूनिट, जिनमें होटल व रेस्तरां व गेस्ट हाउस शामिल हैं, बंद रहे, जिस कारण अभी तक 56 लाख पर्यटक प्रदेश में पहुंचे हैं। प्रदेश में पर्यटन कारोबार करीब 82% कम हुआ है। संजीव गांधी ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में प्रदेश सरकार बाकायदा पर्यटन कारोबार के लिए अलग से बजट दे ताकि पर्यटन कारोबार को पुनः बढ़ाया जा सके। बजट सत्र जो है वो आने वाला है। हिमाचल का बजट अगले 2-3 दिन में जो है वो अनाउंस होने वाला है और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो कि हाईएस्ट इकोनॉमी जनरेटिंग इंडस्ट्री है स्टेट की और हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है स्टेट की, करीब 8% जीडीपी वो कंट्रीब्यूट करती है टूरिज़्म इंडस्ट्री हिमाचल की टोटल इकोनॉमी में और 64% एम्प्लॉयमेंट जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री देती है और एम्प्लॉयमेंट का एक महाकुंभ है टूरिज़्म इंडस्ट्री। और उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई भी फोकस टूरिज़्म इंडस्ट्री पे हिमाचल में नहीं है। बाहर के लोगों को बुला के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, वो सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग जो कि इतने अरबों लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इंडस्ट्री टूरिज़्म इंडस्ट्री में, उनके लिए किसी तरह का कोई इंसेंटिव तो छोड़िए, जो उनका हक बनता है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, वो भी उनसे छीन लिया। आप 60 यूनिट कह रहे हैं बिजली की फ्री देंगे, बहुत अच्छी बात है, 600 यूनिट दीजिए फ्री, पर भाई जो हमारी यूनिट है बिजली की, 1 साल आपने ऑफिशियली हमारी यूनिट्स टूरिज़्म की बंद रखी, आप उस दौरान की हमारे से कमर्शियल चार्जेस ले रहे हैं और हमारे से डिमांड चार्जेस भी ले रहे हैं। आपने पानी का बिल, हमने पानी यूज़ नहीं किया, आप 10% इंक्रीज़ करके कमर्शियल रेट से पानी ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ आपके कहने पे बंद रही, आपने पूरे 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया बोलने के बावजूद। सीएम साहब अलग बोलते हैं, अपने टूरिज़्म डायरेक्टर अलग बोलते हैं, हमारे मेयर साहब बोलते हैं, हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं कि नहीं जी ये तो आपको फाइल चली गई है, ये सब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है रियलिटी में। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करने की मांग की है। मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच के अध्यक्ष BR कौंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा प्रदेश के 49 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में यह अहम मुद्दा होगा। मंच पदाधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की सरकार से मांग की। माननीय महेंद्र सिंह जी से विधानसभा धर्मशाला मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 30 तक जो है आपके बीच में हम आएंगे, लोगों के बीच में, और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निदान भी करेंगे। लेकिन ये एक झूठ साबित हुआ है और वो ना तो उन्होंने कोई प्रोग्राम बताया, ना इसके बारे में कोई सूचना दी है, अब ना तो आज तक वो जनरल पब्लिक के बीच में आया है। इतना स्पष्ट कर देते हैं कि जितना भू अधिग्रहण अभी तक हिमाचल प्रदेश में हो रहा है उसमें 49 जो असेंबली विधानसभा की हैं वो अफेक्ट हो रही हैं और 49 विधानसभाओं की असेंबलीज में ये मुद्दा जो है आने वाले चुनाव में एक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अफेक्ट करेगा। इसलिए हमारा अभी भी सरकार से अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को सीरियसली लें
जो विधानसभा घेराव हमने किया था उसमें हमें आश्वासन मिला था कि वो जो है 30 जनवरी तक जो है वो हमको जो जिला स्तर पे मिलेगी जो कैबिनेट स्तर की कमेटी है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी जो है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। और इसमें हमने फैसला लिया है सर्वसम्मति से कि पहली हफ्ते मार्च के पहले हफ्ते में कमेटी मेंबर जो है कि उनके जो है विधानसभा क्षेत्र का जिला में जाकर जो है रोष प्रकट के रूप में जो है मांग पत्र को सौंपा जाएगा। शिमला विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं की बहाली के लिए सोमवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव और सदस्यों का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और कुल सचिव के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई। एनएसयूआई ने 3 छात्र नेताओं का जल्द निष्कासन रद्द करने की मांग की और निष्कासन रद्द न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। एनएसयूआई नेता वीनू मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को उठाने पर 3 छात्र नेताओं को निष्कासित किया गया है और 2 माह बाद भी उनकी बहाली नहीं की गई है, जबकि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और उन्हें परीक्षाओं से वंचित किया जा रहा है। एनएसयूआई के जो 3 छात्र साथी को निष्कासित कर दिया गया है, तो एनएसयूआई ने बार बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन के जरिए और विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमें कहा, हमने उन्हीं के हिसाब से उनको अपने मेमोरेंडम दिए वापस अपने निष्कासन को वापस करने के लिए। आप देखिए क्या हो रहा है, आज कितना तानाशाही कुलपति इस विश्वविद्यालय में बैठा है। आप हमें बताइए, क्या पुस्तकालय को खुला रखने के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या हॉस्टल को खुला रखने के लिए आवाज उठाना गलत है? आज पुस्तकालय भी खुल चुका है, हॉस्टल से उससे 10 दिन बाद खुल गया था। एनएसयूआई की बहुत बड़ी जीत हुई, हमने उसका स्वागत भी करा। लेकिन आप देखिए, जिसके लिए हमारा निष्कासन कर दिया गया था एनएसयूआई के छात्र साथियों का, आज भी वो निष्कासन वैसे का वैसा ही है। हमें कोई कारण नहीं दिया गया, हमें निष्कासित कर दिया गया सीधा ही। हमें कोई कारण नहीं दिया गया कि आपने क्या गलत किया है। आप बताइए, वीडियो पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखा, मीडिया के जरिए सभी ने। रोजगार कार्यालय हमीरपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोजगार कार्यालय में एक कंपनी की ओर से युवाओं के साक्षात्कार किए गए। आईटीआई होल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हेल्पर इत्यादि पदों के लिए इंटरव्यू किए गए, जिनमें आईटीआई होल्डर और 10वीं पास अभ्यर्थियों ने भाग लिया। रोजगार कार्यालय हमीरपुर के मुताबिक इस रोजगार मेले के जरिए 25 पदों पर भर्ती की जानी है। मैं अग्रवाल स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया ग्वालथाई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ये हमारे पास आज 25 पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तो इसमें आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, फर्नेस हेल्पर की पोस्ट है। 25 पोस्टें हैं और आईटीआई 10th +2 सभी इसमें एलिजिबल है। तो हमने सभी बच्चों को प्रेस के माध्यम से बुलाया हुआ है और सभी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। 19 वर्ष से ऊपर सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। इसमें कंपनी 10,000 से 13,000 तक वो मासिक वेतन दे रही है। नियमों का पालन करें और दूरी, प्रॉपर मास्क और दूरी बनाए रखें। तो बच्चों से ऐसा अनुरोध किया गया है। और अब बात करेंगे ऐसे 2 भाइयों की जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा हासिल करने के बाद पहले तो रोजगार की तलाश की, लेकिन जब रोजगार नौकरी नहीं मिली तो अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया और अब अपने स्वरोजगार से वो लाखों रुपए की आमदन कर रहे हैं। क्या कुछ किया इन 2 भाइयों ने ऐसा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाया करती है। यही कारनामा कर दिखाए हैं ग्राम पंचायत कलेहल के भाली घराट के रहने वाले 2 युवा भाइयों ने। हितेश्वर राणा और हेमंत राणा आपस में भाई हैं और दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके हैं। वहीं एक भाई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो दूसरे ने डिप्लोमा ऑफ फार्मासिस्ट एलोपैथी की पढ़ाई की है। लेकिन कोरोना काल में सामने आई रोजगार की परेशानी ने इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया, जिसे इन्होंने अवसर में बदल दिया। जी हाँ, ये दोनों भाइयों की सूझबूझ ने ही इन्हें सफल बनाया है।
क्योंकि जब कोरोना काल में दोनों भाइयों को जॉब नहीं मिली तो दोनों भाइयों ने कुछ अलग करने का सोचा और उन्होंने मछली पालन को अपना रोजगार का जरिया बनाया। बता दें कि इसके लिए सबसे पहले इन्होंने 2 टैंकों का निर्माण करवाया और मछली पालन विभाग ने इन टैंकों के लिए उनकी आर्थिक तौर पर मदद की। हालांकि मछली पालन विभाग ने इन दोनों भाइयों को फीड और मछलियों का बीज भी उपलब्ध करवाया, साथ ही सब्सिडी भी प्रदान की गई है, जिसके बाद इन दोनों भाइयों ने 3000 से अधिक ट्राउट मछली के बीज टैंकों में डाले हैं और ये मछलियां अब बड़ी हो गई हैं और अब वह इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा रही हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसके बाद जॉब के साथ आजकल काफ़ी कम है ड्यूटी कोविड की वजह से भी, और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है हिमाचल में क्या इंडिया में। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि जो ये अपना ट्राउट फार्म खोला हमने, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमें मछली पालन में, जिस तरह से हमें तरक्की मिल रही है। हमने ये बीज डाला हुआ है फिश का, और जो हमें टैंक में सब्सिडी दी गई है ये सारा मत्स्य पालन के द्वारा हमें प्रदान हुई है। और जो हमारे मत्स्य के जो ADF है अपने भूपिंदर जी, उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है। और जो फीड है उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और जो फ़िश के बच्चे हैं उसमें भी सब्सिडी दे रही है, टैंक बनाने में सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है। अगर बेरोज़गार युवा चाहे तो इस काम में 4-5 लाख रुपए कमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हेमंत राणा का कहना है कि उन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी एलोपैथी में की है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के चलते उन्होंने मछली पालन को बढ़ावा दिया और रोजगार का जरिया बनाया, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी एलोपैथी में किया, उसके बाद मेरे को रोज़गार के साधन बिल्कुल कम दिखाई दे रहे थे ड्यू टू कोविड की वजह से। उसके बाद हमने मत्स्य विभाग की ओर से ट्राउट फिश का काम शुरू किया। मैंने फिर उसके बाद हमने 2 टैंक बनाए ट्राउट फिश के, उसमें हमने फीड सीड सब कुछ सरकार की सहायता से लिया मत्स्य विभाग की ओर से। उसके बाद ये मार्केट में 600 रुपये किलो फ़िश जा रही है और काफ़ी हमें लाभ हो रहा है इससे। तो मेरा ये सभी युवाओं भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये अच्छा काम है और अच्छी आमदन हो रही है सालाना। और बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सही मेहनत करें तो हम 4-5 लाख रुपया सालाना कमा सकते हैं इस ट्राउट फिश। कोरोना काल ने कई लोगों के रोजगार को छीन लिया तो कई लोगों को अवसर भी दिया। इसी अवसर को अपनी कामयाबी में बदलने वाले हितेश्वर राणा और उनके भाई अब 1 साल में ट्राउट फिश से लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि ट्राउट फिश बाजार में 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। ऐसे में इन दोनों भाइयों ने बेरोजगार युवाओं से भी अपील की है कि वे भी मछली पालन कर अपनी आजीविका को बदल सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।